गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पत्ती की संरचना, उसके रूपांतरण और उसके कार्य के बारे में बात की थी। आज से आगे हम पत्ती जो होती है उसके बाद जब पत्तियां पास में आकर एक समूहित हो जाती है तो पुष्प का निर्माण करती है। तो जब भी हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प क्या होता है? पुष्प रूपांतरित पर्व है। रीजन क्या होता है पुष्प बनने का? तो पुष्प जो बनता है उसमें पत्तियां जो होती है वो पास पास में आ जाती है। पत्तियां जो है वो पास पास में आ जाती है और अलग अलग रूप में रूपांतरित होकर पुष्प के विभिन्न भागों को बनाती है, विभिन्न चक्रों को बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प। तो पुष्प जो है उसे रूपांतरित पर्व कहते हैं। पुष्प को रूपांतरित पर्व कहते हैं। ठीक, रूपांतरित पर्व कहते हैं। अब हमने पुष्प की संरचना बना दी। ये पुष्प है आपका, पुष्प की संरचना बना दी हमने। क्योंकि पुष्प की संरचना के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, पुष्प की संरचना के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो पुष्प तने या शाखा पर एक विशेष संरचना से जुड़ा हुआ रहता है जिसको पुष्प व्रत कहते हैं। और पुष्प व्रत के पास जहाँ से पुष्प व्रत तने से जुड़ा हुआ है वहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है जिसको अनुपर्ण कहते हैं। इनको अनुपर्ण कहते हैं। यह अनुपर्ण छोटी छोटी पत्तियां जो कि सामान्य हरे रंग की होती है, एक व्रत पाया जाता है जिसको पुष्प व्रत कहते हैं, जिससे पुष्प जो होता है वो तने या शाखा से जुड़ा रहता है। उसके बाद हमने बात की कि जो सबसे बाहरी चक्र जो होता है, ये जो है वो सबसे बाहरी चक्र है। ये सबसे बाहरी चक्र है। ठीक, और जहां पर ये सारे चक्र लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं पुष्पासन। उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन, पुष्प का आसन। तो हमने यहाँ तक बात की। फिर सबसे बाहर का जो चक्र होता है वो कहलाता है बाह्यगत पुंज। जैसा कि पुंज का मतलब हम जानते हैं कि पुंज का अर्थ होता है समूह। तो पुंज की बात जब भी करते हैं तो समूह से करते हैं। उसके बाद दल पुंज, सेकंड जो समूह होता है वो आपका होता है दल पुंज। सेकंड जो है वो आपका दल पुंज होता है। थर्ड वन जो होता है वो होता है पुंकेसर, जिसको एक समूह के अंदर बात करें तो उसको पुमंग कहेंगे और एक सिंगल की बात करें तो उसको पुंकेसर कहेंगे। और फोर्थ वन होता है जायाम, और जायाम का एक भाग होता है वो स्त्रीकेसर कहलाता है। तो सबसे पहले बात करूंगा बाह्यगत पुंज की। क्योंकि बाह्यगत पुंज सबसे बाहरी चक्र होता है और इसके एक अंग को, एक भाग को बाह्यगत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। क्या कहेंगे उसको? बाह्य दल। ठीक, यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद नेक्स्ट वन, जब भी इसकी बात करते हैं नेक्स्ट वन अपने सामने टॉपिक आता है तो ये सबसे बाहरी चक्र होता है और इसके एक भाग को दलपुंज, बाह्य दल कहेंगे। सेकंड नंबर पे आता है दलपुंज। दलपुंज जो होते हैं बेटा वो रंगीन होते हैं और इसी के कारण अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनका रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये होता है आपकी दलपुंज जो सेकंड नंबर का चक्र है। और इसके एक समूह को, एक को कहेंगे दल और इसको पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी, इसको क्या कहेंगे? पंखुड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? पंखुड़ी। ठीक, इसका जो कार्य होता है वो कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करना होता है, जिससे कि कीट पुष्प के पास आते हैं और आसानी से परागण की प्रक्रिया करने में हेल्प करवाते हैं। थर्ड नंबर पर आता है पुमंग। तो पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है और ये नर युग्मकों का निर्माण करता है। अब पुमंग की संरचना के बारे में बात करते हैं। इसमें तीन भाग होते हैं, पुतंतु, योजी और परागकोश। तो पुतंतु वह होता है जो पुमंग को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। योजी वह होता है जो पुतंतु को परागकोश से जोड़ने का कार्य
यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट अपने सामने आता है जायाम। तो जायाम यहाँ मैंने बताया है, ये आपका पुष्पासन हो गया, ये आपका अंडाशय, उसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं, वृत्तिका और वर्तिकाग्र। तो जायाम जो होता है वो स्त्री भाग होता है, स्त्री युग्मक का निर्माण करता है और इसकी संरचना के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वो होता है अंडाशय, जो आपके पुष्पासन से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग उससे एक छोटी नलीनुमा संरचना निकलती है जिसे वृत्तिका कहते हैं। अलग अलग में इसकी साइज अलग अलग होती है। और सबसे लास्ट सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो आपका होता है वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है वर्तिकाग्र, जहां पर नर युग्मक के जो परागकण आते हैं उनको धारण किया जाता है, उनको रखा जाता है। और जैसे ही परागकण यहाँ पहुंचते हैं तो इसकी भर्ती गिर जाती है और यहाँ से एक बाण करते हुए अंत में वो कहाँ पहुंचती है, अंडाशय में। और अंडाशय से बीजाणु में प्रवेश करके अंड कोशिका को निषेचित करने का कार्य करती है। तो ये बेटा एक फ्लावर का डायग्राम होता है, पुष्प का डायग्राम होता है, पुष्प के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो पुष्प की कुछ संरचना इस प्रकार की होती है, एक सामान्य संरचना इस प्रकार की होती है। यह आपको होता है फ्लावर, ठीक। तो ये संरचना होती है, वो भी इसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हमने कहा था, कल हमने यही कहा था कि हम पुष्प के विभिन्न घटक और पुष्पक्रम की बात करेंगे। तो पुष्पक्रम वापिस 2 प्रकार का हो जाता है, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। असीमाक्षी मतलब जब पुष्प पादप के कक्ष में निरंतर रूप से आते रहते हैं और पादप की लंबाई में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो होते हैं वो अव्यवचारिक क्रम में लगे होते हैं, मतलब जो नीचे वाले जो होंगे वो विकसित होंगे और ऊपर वाले जो होंगे वो अर्धविकसित होंगे। और सेकंड नंबर आता है ससीमाक्षी, जिनकी एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद उस पर फ्लावरिंग, एक फ्लावर लग गया, उसके बाद उसकी सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसके ऊपर आगे वृद्धि नहीं होती। और जो दूसरी पर्व संध्या है वहाँ से शाखाएं निकलती है और फिर उनके ऊपर फ्लावरिंग होती है, तो वो कहलाता है ससीमाक्षी। नाम नहीं आता है असीमाक्षी जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती, और ससीमाक्षी जिसकी सीमा निश्चित होती है। तो ये बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक है। आज हमने पढ़ लिया है पुष्प क्या होता है, पुष्प और पुष्प के विभिन्न भाग पढ़ लिए। पुष्प की डेफिनेशन पढ़ ली हमने, पुष्प के विभिन्न भाग पढ़ लिए, पुष्प की संरचना पढ़ ली और उसकी संरचना के विभिन्न भाग जो होते हैं उनके बारे में बात कर ली। तो अगर आप एक सिंगल बाह्य की बात करें, एकल अंग है केवल उसका, तो उसको बाह्य। और अगर आप एक बाह्य की बात करें तो उसको कहते हैं दल। एक पुमंग की बात करेंगे तो पूरे समूह में से केवल एक पुमंग एक घटक को उठाए, उसको एक भाग को उठाए तो उसको कहेंगे पुंकेसर। और जायांग में से एक को उठाए तो उसको कहेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इससे आगे, कल अपन पढ़ेंगे पुष्पक्रम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी, ससीमाक्षी, और एक होते हैं विशेष प्रकार के जिसमें हाइपोथोरियम, वर्टिसिलेस्टर, 2 तो ये हैं आपके, हाइपोथोरियम और वर्टिसिलेस्टर और यूफोर्बिएट। ये 3 प्रकार के विशेष होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक। ओके।